हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल SNE लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों कैसे हो आप। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs ऑन DC जनरेटर पार्ट 1। हम 50 MCQs की जो श्रृंखला है वो कवर कर रहे हैं, 50 MCQs कवर करने वाले हैं। तो ये जो 50 MCQs है वो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देखा 1 to 17, पहले पार्ट में ऑलमोस्ट 16 MCQ क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो है वो हमने देखे, डिस्कस किए, उनके आंसर्स डिस्कस किए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। अगर आपका किसी वजह से फर्स्ट पार्ट मिस हो गया है तो आप ऊपर देखिए, ऊपर एक टैब लिंक आ रही है, पहले आप उसको क्लिक कर वो पार्ट देखिए, फिर उसका जो सेकंड पार्ट है ये जो अभी चल रहा है वो आप देखिए, ताकि आपके डीसी जनरेटर चैप्टर के पूरे MCQ के जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। तो बस इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का जो पार्ट है वो पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो देखते हैं। कार्बन ब्रशेस आर यूज इन अ डीसी मशीन बिकॉज। कार्बन ब्रशेस जो है वो डीसी मशीन में क्यों यूज होते हैं, क्या रीजन है वो पूछा गया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर ऑप्शंस देख सकते हैं, कार्बन लुब्रिकेंट एंड पॉलिशेस द कम्यूटेटर, मतलब कार्बन जो है वो लुब्रिकेट करता है और पॉलिश करता है किसको, कम्यूटेटर को। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो है वो कम होने के लिए, या फिर कार्बन इज चीप, जो कार्बन है जो है कार्बन ब्रशेस जो है वो सस्ते मिलते हैं इसलिए वो, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर और करेक्ट रीजन जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन लुब्रिकेट्स एंड पॉलिशेस द कम्यूटेटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। सो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। द कम्यूटेटर ऑफ द डीसी जनरेटर एक्ट एज। कम्यूटेटर जो होता है डीसी जनरेटर का वो किस तरह एक्ट करता है, मतलब किस तरह बर्ताव करता है, इनमें से ऑप्शंस में से वो हमें पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है एन एम्पलीफायर, बी अ रेक्टिफायर, सी लोड एंड डी नन ऑफ द अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, रेक्टिफायर इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी आप कंफ्यूज होते होंगे एम्पलीफायर रेक्टिफायर। तो एम्पलीफायर जो होता है वो सिग्नल से रिलेटेड है, जहां पर सिग्नल जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करने की बात आती है वहां पर एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। और रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर जो होता है वो एक डिवाइस होता है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो जैसे रेक्टिफायर जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, मतलब AC को DC में कन्वर्ट करता है, वैसे ही एक जो जनरेटर है वो भी तो DC जनरेटर है, वो DC करंट जनरेट करता है, इसलिए हम DC जनरेटर को रेक्टिफायर भी कह सकते हैं, मतलब उसकी तरह वो कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, अ रेक्टिफायर। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। अ शंट जनरेटर गिव्स इट्स वोल्टेज एट, ग्रेटेस्ट। जो शंट जनरेटर होता है वो उसका सबसे ज्यादा वोल्टेज कब जनरेट करता है, सबसे ज्यादा वोल्टेज कब जनरेट करता है। ऑप्शन देखिए, नो लोड, फुल लोड, हाफ फुल लोड, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, नो लोड। जब डीसी शंट जनरेटर पर कोई भी लोड नहीं होता तब वो क्या होता है, सबसे ज्यादा वोल्टेज जनरेट करता है।
So let's move to next question number 20. Fleming's right hand rule is applicable to. फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल है वो किसे एप्लीकेबल है, मतलब किसे वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए डीसी मोटर, बी अल्टरनेटर, सी ट्रांसफॉर्मर और डी डीसी जनरेटर। तो इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर क्या है, डीसी जनरेटर। ये ध्यान में रखिए कि ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर, डीसी जनरेटर, और अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हुआ तो डीसी मोटर। देखिए लेफ्ट हैंड का एल, लेफ्ट का एल लीजिए, एल, और मोटर का एम, एल एम, एल के बाद आता है एम। और अगर राइट हैंड का मतलब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल डीसी जनरेटर के कैसे रिलेट करता है, तो राइट में सबसे बीच में क्या आता है, जी, और जनरेटर का एक कैपिटल कौन सा है फर्स्ट, जी, तो जी और जी, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी या फिर आपके ध्यान में इस तरह रहता होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर कैन कन्वर्ट। जो डीसी जनरेटर का में जो कम्यूटेटर होता है वो कन्वर्ट कर सकता है किसे, अब वो आगे देखिए। एसी टू डीसी, बी डीसी टू एसी, सी बोथ ए एंड बी, मतलब एसी को डीसी में भी कर सकता है, डीसी को एसी में भी कर सकता है, और डी क्या है, नन ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मतलब जो कम्यूटेटर होता है वो एसी का डीसी में भी कन्वर्ट कर सकता है और डीसी का एसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें याद करना है क्योंकि वो एक फॉर्मूला है। जब हम फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमें उस फॉर्मूले के जरिए ही पता चल सकते हैं, इसलिए हमें फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है। सो देखिए, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। मतलब डीसी जनरेटर में जो तैयार हुआ ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो किस फॉर्मूले के यूज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरेटेड ईएमएफ हम किस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फॉर्मूला हमें पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो उसका जो ऑप्शन सी है, 5Zn/60 इंटू P/A वोल्ट्स, ये करेक्ट आंसर है। ये हमें रटना ही है, इसका कोई अलग से ट्रिक्स या कुछ नहीं। लेकिन डीसी जनरेटर चैप्टर है तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि फॉर्मूला डीसी जो जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला है ये अगर आपने याद कर लिया तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन है आगे मैं लेने वाला वो आपको इजीली याद होंगे। अगर आपका ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर उन क्वेश्चन को याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस फॉर्मूले को रट लो, ठीक है। इस फॉर्मूले में भी कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि फाई मतलब क्या, फ्लक्स पर पोल, और जेड मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, पी मतलब नंबर ऑफ पोल्स। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में बता दे रहा हूं। एन स्पीड ऑफ आर्मेचर, और ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। तो इस तरह ये जो है हम इन्हें कह सकते हैं। फॉर्मूले में जो है उनके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि ये क्या होता है वो क्या होता है। तो इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ। डीसी जनरेटर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर, किस तत्व पर काम करता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी ये जो है आपको याद रखना है वो तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन देख सकते हैं आप ए बी सी, वो क्या है, रूल्स है। रूल्स, कॉर्कस्क्रू रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये रूल्स है। तो ये प्रिंसिपल्स में नहीं आते, इसलिए आप इलिमिनेशन मेथड की, मतलब ये टिक, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इस मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। इलिमिनेशन मेथड कहते हैं हम इन्हें। अगर आपको आंसर पता ही ना हो तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इस मेथड को यूज़ करने की, अगर फॉर्मूला या फिर कोई आंसर आपका याद हो तो बहुत ही बेस्ट है। और तो डीसी जनरेटर जो होता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। जो डीसी जनरेटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं। ऐसा क्वेश्चन है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों घूमना चाहिए, इतना क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, टू प्रोटेक्ट ब्रश फ्रॉम डैमेज, प्रोटेक्ट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवॉइड शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर और अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, आपके दिमाग में सवाल तो आया होगा कि आंसर अगर ये है तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो उसकी एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज द मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट बिहाइंड इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आफ्टर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। मतलब जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लेते हैं फिर भी मेटल में वो उसका जो मैग्नेटिज्म है, मतलब चुंबकत्व है, वो रह जाता है। थोड़ा सा मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो उसमें रह जाती है। तो वो जो होता है उसे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। आपको इन शॉर्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो जो थियरी बुक्स है निमी की वो आप रेफर कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से, ठीक तरह से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। उस जनरेटर का नाम क्या है जिसकी फील्ड, मतलब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट की गई होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक डायग्राम भी आपके स्क्रीन पर आ रही है। वो क्या है, जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, इनको अगर पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे लोड से तो क्या होगा, उसे हम शंट जनरेटर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर, पैरेलल मतलब शंट में आता है वो, तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, शंट जनरेटर। तो इसीलिए ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या काम है, क्यों यूज करते हैं उसे, इस तरह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखेंगे, टू रिड्यूस द एयर गैप, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस और स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन एयर गैप। मतलब एयर गैप कम करना, और ए का मतलब, बी का फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना, या फिर मैग्नेटिक लॉस कम करना, या फिर जो फ्लक्सेस है वो सब एयर गैप में ठीक तरह से भरना, स्प्रेड करना। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन एयर गैप्स। एयर गैप्स में जो है वो फ्लक्स जो है वो ठीक तरह से सप्लाई करना, ये किसका काम है, पोल शू का। सो आई होप आपको अच्छी तरह से इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन
समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर कोई डीसी जनरेटर से रिलेटेड नया क्वेश्चन हो जो आपको परेशान करता हो, या फिर जिसका आंसर आपके पास नहीं है, या फिर अगर आंसर है तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न ही पता नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगले वीडियो में मैं उसको ज़रूर लूँगा। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। जो लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ज़्यादा दूर अंतर वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होती है, उनमें हम किस टाइप का डीसी जनरेटर यूज करते हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, उसमें हम किस टाइप का डीसी जनरेटर यूज करते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो आपको बाकी जो जनरेटर के टाइप्स है उनके बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। तो डीसी जनरेटर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर और एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है उसके तीन टाइप्स आते हैं, एक डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा डीसी शंट जनरेटर और तीसरा डीसी कंपाउंड जनरेटर। अब जो डीसी कंपाउंड जनरेटर है उसके भी दो टाइप्स आते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब ये जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर जो है उनके फिर से दो दो टाइप्स आते हैं, एक है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, मतलब अगर शॉर्ट शंट में हुआ तो कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ये हुए शॉर्ट शंट की। अब लॉन्ग शंट के, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, और उसका दूसरा टाइप क्या है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो इतने सारे जो है ये डीसी जनरेटर के जो टाइप्स है, सब टाइप्स है, मेन टाइप्स है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए इस क्वेश्चन के जरिए। सो आई होप आपको ये ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस टाइप का डीसी जनरेटर यूज किया जाता है। ऑप्शन देखिए, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या फिर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन रट लो, पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस जनरेटर का यूज होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जरूर रखिएगा। आप कोई भी एग्जाम दो, आईटीआई की हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, विच मेटल इज यूज टू मेक योक ऑफ लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर। जो बड़े बड़े डीसी जनरेटर है लार्ज कैपेसिटी के, उसका जो योक होता है वो किस मेटल से, किस धातु से बना हुआ होता है, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम और रोल्ड स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर है रोल्ड स्टील। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। मैंने लास्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने बताया था कि जो छोटे जनरेटर होते हैं, छोटे जनरेटर मतलब कम कैपेसिटी वाले जनरेटर जो होते हैं, वो उनका जो योक होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है।
और जो लार्ज कैपेसिटी जनरेटर होते हैं वो रोल स्टील या फिर कास्ट स्टील के बनाए हुए होते हैं। तो ये बात ध्यान में ध्यान में रखिएगा, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। और जैसे कि ये क्वेश्चन आया, पिछली बार कौन सा आया था, छोटे जनरेटर का, फिर ये आया लार्ज जनरेटर का। अब ये भी पूछ सकते हैं कि रोल्ड स्टील जो है वो किस जनरेटर को योग बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें भी ऑप्शन आएंगे, लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर, स्मॉल कैपेसिटी डीसी जनरेटर, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो गॉट इट। आई होप आपको ये डीसी जनरेटर का योग के मेटल के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डीसी जनरेटर इफ इट इज केप्ट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। डीसी जनरेटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हमने बहुत दिनों से या बहुत सालों से उसे यूज ही नहीं किया है, ऐसे ही रख दिया है, तो उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उस पे प्रभाव पड़ेगा, इसका ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड। सो ए फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन एंड लॉसेस इट्स रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये ऑप्शन डी जो है, ये इसका मतलब मेन जो होगा वो यही होगा कि डीसी जनरेटर अगर ज़्यादा वक्त से यूज़ नहीं किया हो, लॉन्ग टाइम से, तो क्या होगा, वो उसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है, मैंने बताया रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो वो क्या होगा, खो देगा, अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खो देगा। अगर हमने डीसी जनरेटर को बहुत ज़्यादा वक्त से मतलब यूज़ किया नहीं है तो उसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खो देगा। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, द कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर्स बाय मीन्स ऑफ। कम्यूटेटर सेगमेंट जो होते हैं वो जो आर्मेचर कंडक्टर्स है, मतलब वाइंडिंग है आर्मेचर की, उससे किस चीज के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं। तो ऐसा ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, कॉपर लग्स, रेजिस्टेंस वायर, इंसुलेशन पैड्स और ब्रेजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, कॉपर लग्स। कॉपर लग्स की मदद से कम्यूटेटर सेगमेंट और आर्मेचर कंडक्टर्स इनको कनेक्ट किया जाता है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, इन अ 4-पोल डीसी मशीन, देखते हैं आगे क्या कहते हैं। 4-पोल डीसी मशीन में ए, ऑल 4 पोल्स आर नॉर्थ पोल, सभी पोल नॉर्थ होते हैं, ये तो आएगा ही नहीं। अल्टरनेट पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ, मतलब एक छोड़ के एक जो है वो नॉर्थ और साउथ ऐसा होता है अगर 4 पोल हो तो। ऑल द 4 पोल्स आर साउथ पोल, मतलब सब पोल साउथ होते हैं, ये भी नहीं आएगा, कैंसिल। 2 नॉर्थ पोल फॉलोज द 2 साउथ पोल्स, मतलब 2 नॉर्थ पोल फिर उसके बाद 2 साउथ पोल, ऐसा भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, अल्टरनेट पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ, मतलब एक छोड़ के जो एक, मतलब अगर अभी नॉर्थ आया तो यहां पर साउथ, फिर से नॉर्थ, फिर से साउथ, ऐसे अल्टरनेट होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट शुड बी द आर्मेचर रेजिस्टेंस इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, मोर देन 1 ओम एंड लेस देन 5 ओम, बी मोर देन 5 ओम लेस देन 10 ओम, सी मोर देन 10 ओम लेस देन 20 ओम, और डी लेस देन 1 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी,
लेस देन 1 ओम, 1 ओम से भी कम होना चाहिए आर्मेचर रेजिस्टेंस डीसी मशीन्स में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ईएमएफ जनरेटेड इन डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ होता है, जनरेट होता है, वो डायरेक्टली मतलब समांतर किसके होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हमने एक फॉर्मूला देखा था, देखो ईएमएफ जनरेटेड वाला, जनरेटेड ईएमएफ, तो उसमें हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी वो फॉर्मूला और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। कैसे? उसमें जो था वो इस क्वेश्चन में है। फ्लक्स पर पोल मतलब फाई, स्पीड ऑफ आर्मेचर एन, नंबर ऑफ पोल्स पी। तो ये क्या था? अपर था, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल्स इन अ डीसी जनरेटर इज, जनरेटर में डमी कॉइल्स डालने का क्या रीजन हो सकता है, क्या पर्पज होता है? ऐसा एक क्वेश्चन है। सो ऑप्शन देखिए, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, टू इनहेंस फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाने के लिए, सी टू एम्पलीफाई वोल्टेज, या फिर डी टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि जो डमी कॉइल्स है डीसी जनरेटर में, डमी कॉइल्स जो है वो क्यों डालती है या क्यों दिए जाते हैं? टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर, रोटर को मैकेनिकल बैलेंस मिलने के लिए ये डमी कॉइल्स जो है वो जनरेटर में डाली जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।